Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science educator काजोल सिन्हा here। तो हमने जो अपनी environmental studies की सीरीज जो पूरी स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट एंड पर है। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल जो है क्लास लेके आई हूँ हमारे चैनल पे, जो रहेगी स्पेशल। जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर रह चुके हैं उसमें एक पेपर मैंने आपके लिए लिया है और उस पेपर को ही आज हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो ये जो इस पेपर को सॉल्व करने से यू विल बी एबल टू नो, अगर आपने बाकी सारी मेरी प्रीवियस क्लास देख ली है तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमने जो है मतलब क्वेश्चन पे हम कितना डील कर पा रहे हैं और इन व्हाट लैंग्वेज क्वेश्चंस आर आस्क्ड। मतलब आज आप ओरिजिनल क्वेश्चंस तो मैं आपको डेली करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, बट आज क्या होगा कि आज हम एक पूरा सम अप करेंगे। आज हम देखेंगे इस सीरीज में कि हमने कितने क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। ठीक है, पहले आप चाहे तो पहले क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद मैं उसको क्रॉस चेक कर दूंगी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में आइए बढ़ते हैं क्लास नंबर 17 की ओर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो रहने वाला है ये हमारा प्रीवियस पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज का, यानी कि एग्जाम का ही पेपर मैंने उठाया हुआ है। तो इस पेपर में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ये आ गए हम पेपर की ओर। चलिए, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो रहने मतलब जो हमारा पार्ट 3 होता है हमारे सीटेट का, तो उसका पार्ट 3 में इन्वायरमेंटल स्टडीज आता है। ये जिसने दिया हुआ है उनको पता ही है कि कैसे आता है। अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ है हिस्ट्री का, हु बिल्ट, थोड़ा सा डार्कर पेन लेते हैं। चलिए, हु बिल्ट द गोलकुंडा फोर्ट। ठीक है, गोलकुंडा काफी फेमस है साउथ में, आंध्र प्रदेश में ये। तो इसको किसने बनवाया था? काकतीय डायनेस्टी ने बनवाया था। क्लियर है? ठीक है, तो काकतीय डायनेस्टी यानी कि काकतीय राजवंश, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट। बट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने वाला मैंने था नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आया हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो देखो ईवीएस मैंने आपको बताया था मिक्स आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सब इसमें मिक्स होता है, बट जो ज्यादा पार्ट इसमें रहता है वो ज्योग्राफी और जनरल साइंस का रहता है। What is the mass of an object with a density of 15 ग्राम मिलीलीटर and a volume of 3 मिलीलीटर? अब देखो इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा फिजिक्स है, कोई बहुत भारी नहीं है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा। मास को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो मास क्या होगा? विद द डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम, जिसकी डेंसिटी कितनी है? जिसकी डेंसिटी है 15 ग्राम पर मिलीलीटर, और इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 3 मिलीलीटर। तो इसकी जो है टोटल इसका पूछा गया है मास। तो मास निकालने के लिए क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी है इसकी? 15 और इसका वॉल्यूम कितना है? 3। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जिसको नहीं आता वो लिख लो। ठीक है, या फिर मतलब इससे क्या रहता है कि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो छोटे छोटे से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आप फॉर्मूला लिख लो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि घनत्व इंटू आयतन। तो इसका हो जाएगा 15 इंटू 3। ठीक है, सिंपल है, क्या हो जाएगा? 45। तो इसमें देख लो कि 45 कहाँ पर है? 45 ग्राम, यानी कि 45 ग्राम ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्या होता है? अदिश। अच्छा, स्केलर वैसे क्या होता है? स्केलर समझ लो, स्केलर वो राशि है, वो मतलब कंटेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी, देखो मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण तो होगा। ठीक है, परिमाण होता है, बट इसमें कोई भी दिशा नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती, ध्यान रखना, नो डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी राशि को हम बोलते हैं अदिश और इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। तो यहाँ पर ग्रेविटी, मोमेंटम, वेट या मास, चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मास का डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। द्रव्यमान जो होता है इसमें सिंपल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसका हम यूनिट में, नंबर में बता सकते हैं। मतलब डायरेक्शन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला कि 45 ग्राम जो है इसका क्या है? इस ऑब्जेक्ट का मास है, द्रव्यमान है। तो यहाँ क्या मैंने इसे दिशा से रिलेट किया? या फिर आप एक चीज देखो, अगर कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेट और मास में से कौन सा सही होना चाहिए, तो वेट में डायरेक्शन भी आ जाती है। कैसे आ जाती है? अब देखो, हम जैसे अर्थ पर है तो अर्थ पर हमारा वेट कुछ और होगा। आप जाएंगे चांद पर, या फिर अलग आप ऊपर और जाएंगे स्पेस में, वहां आपका वेट कुछ और हो जाएगा। यानी कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वेट चेंज हो गया ना। लेकिन मास ऐसा है, द्रव्यमान ऐसी चीज है जो कि क्या होगा? परिमाण ही होगा, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो चेंज नहीं होता। आपका जितना मास या जितना द्रव्यमान आपका धरती पर है
अर्थ पर है उतना ही सेम मास आपका चांद पर रहेगा, उतना ही सेम मास आपका कहाँ रहेगा, स्पेस पर रहेगा। तो इसमें सिंपल सा आपका ये जो डाउट होगा ये दूर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यमान मास जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ग्रेविटी, मोमेंटम और वेट ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे वेक्टर, ठीक है, अदिश राशि। क्लियर है, सॉरी सदिश, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको डील करना है ऐसे क्वेश्चन को। मतलब जनरल साइंस के बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत घबराना नहीं है कि कहाँ से फिजिक्स या बायो आ गई, तो ये नॉर्मल से फिजिक्स है, इतना तो आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड। देखो इसमें सिंपल सा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं करती है, लाइट रेज पास नहीं कर पाती। तो देखो जो ट्रांसलूसेंट होता है उससे भी कर जाती है, ट्रांसपेरेंट से भी कर जाती है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस भी हो जाता है, लेकिन ओपेक में से लाइट पास नहीं हो पाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ whose mass is 10 kg on the moon surface। यानी कि अर्थ के सरफेस पर, क्या पूछा इन्होंने, अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट क्या होगा, उसका वजन क्या होगा। अगर उसका चांद पर जो आयतन है, मास है, वो कितना है, 10 kg है, ठीक है। मून सरफेस पर उसका कितना है, 10 kg। क्लियर है बात। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 60 से, है ना, 600 से इसको डिवाइड करना है। क्लियर, 600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 kg। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है आंसर हो जाएगा 60 kg, यानी 60 किलोग्राम क्या हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। किस ऑब्जेक्ट का, जिसका चांद पर कितना है, चांद पर है मास जो है वो 10 kg है, और मास मैंने बताया था मास चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन, यानी जो विलेय है, एक विलेय, उसका विघटन दर किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है निर्भर करता है किस पर, सरफेस एरिया पर, ठीक है। यानी कि डिसोल्यूशन, एक जो विलेय होता है, विलेय का मतलब आप समझते हो ना कि कोई चीज मतलब जो घुलने वाली, यानी द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, यानी कि सतह क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर। यानी ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट ही करने हैं इस तरीके से, ठीक है। ये साइंस के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ईवीएस में थोड़ा सा साइंस और ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं, सुषमा वांट्स अ स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज्ड फॉर कंजर्वेशन। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के डील करते हैं। सुषमा क्या चाहती है, शी वांट्स हर स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटाइज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। सुषमा चाहती है कि जो उनके बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, पेड़ों के संरक्षण के लिए थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, थोड़ा कनेक्टेड, यानी संवेदनशील हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी। तो कौन सी स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करनी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन, पोस्टर मेकिंग, या हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, या फिर कंडक्टिंग अ डिबेट, बहस करवाना। देखो जहां भी ना ईवीएस हो, सीडीपी हो, या कहीं पर भी आपको ऐसे जहां पे पेडागोजी जैसे क्वेश्चन पूछे गए हो, तो वहां पर नेगेटिव पे तो कभी नहीं जाना है। तो नेगेटिव वालों को तो, यानी बहस जैसी बात को तो आप वैसे इंक्लूड ना करें, एक्सक्लूड करना है इसको। अब देखो बात आई पोस्टर मेकिंग, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन से आप कंजर्वेशन ऑफ ट्री, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट छांटना है। तो अगर इन तीनों में अगर आप हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, अगर बच्चे को एक पौधे को जो है लगाने को बोले, और उसको बोले कि बेटा आपको इसमें पानी डालना है, पोषित करवाना है, यानी कि क्या करना है, नर्चर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर जब बच्चा किसी चीज को ना खुद से एक्सपेरिमेंट करता है, रोज उसको करने की कोशिश करता है, तो वो फिर कनेक्टेड फील करता है, थोड़ा सेंसिबल चीजें फील करता है ना, सेंसिटाइज हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चा क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज जो टॉपिक होता है उसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा, यानी कि ट्रीज के लिए उसका लगाव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनमें से 2 सूटेबल नहीं है, वो भी है, लेकिन 3 वाला सबसे बेस्ट है। यानी कि हम बिल्कुल जब पेडागोजी करते हैं तो हमें क्या छांटना होता है, वी हैव टू चूज द बेस्ट, द अप्रोप्रिएट वन, है ना, जो सबसे ज्यादा अच्छा है उसको हमें देखना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ना आपको अपना जो है माइंड प्रेजेंट रखना है उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। अभय आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू डू अ सर्वे इन ग्रुप्स, ठीक है, ऑन डिजीज दैट पीपल इन देयर नेबरहुड सफर्ड फ्रॉम। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण किया जिसके पड़ोस, मतलब एक ऐसी कोई बीमारी होगी, और जो अभय है टीचर, उन्होंने क्या कहा है, अपने बच्चों से कहा कि एक जो बीमारी आपके पड़ोस में चल रही है या चल रही थी, उस पर आपको क्या करना है, सर्वे करना है।
द सर्वे इज नॉट मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक, विच ऑप्शन इज नॉट रेलिवेंट फॉर दिस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। यानी जो सर्वे है वो कहाँ पे मेंशन नहीं है, जो बुक होती है वहां पर मेंशन नहीं है, और इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई गई है इसके लिए कौन सा इनमें से अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर ना आपको नेगेटिव वाला छांटना है, ध्यान रखना, ठीक है। कि अभय ने क्या कहा है, बच्चों से कहा है कि पड़ोस में क्या है, बीमारी फैली हुई है, उस पर आप क्या करो, उस पर सर्वे करो। तो इसमें नेगेटिव वाला देखो, इट हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो ऑप्शन ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव वाली बात है। दूसरी, इट इनेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डाटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर, बच्चा एक साथ काम कर पाएंगे, डाटा हैंडल कर पाएंगे, ये भी सही है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट, इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दैट दे सफर फ्रॉम, यस, समुदाय को पता लग पाएगा कि कौन सी डिजीज थी और किस तरीके से, मतलब बच्चों को भी पता लग पाएगा कि कम्युनिटी में कौन सी डिजीज फैली हुई थी, ठीक है, तो ये भी सही है, पॉजिटिव है। इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। अब देखो चारों में से ना थोड़ा सा नेगेटिव आपको करना है, तो इसमें क्या होएगा, डाटा हैंडलिंग वाला, देखो ये तो सही है, बिल्कुल ठीक है, इंटरैक्शन भी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इट हेल्प चिल्ड्रन, ये भी सही है। यहां पर क्या हो जाएगा कि डेटा हैंडलिंग वाला वर्क, यानी क्योंकि देखो बीमारी के बारे में पता करने को बोला है, तो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट या थोड़ा सा कम पॉजिटिव कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है इतनी बात? चलिए 69 की बात करते हैं। टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन, प्रिया आस्क्ड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस व्हेन दे फेस एनी इमरजेंसीज, ठीक है। Children narrated their experience with fire, electric shock, road accidents. She asked questions, assessed their existing understanding, and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisements from newspaper, and also used LPG and electric bill to discuss safety guidelines on fire and electric shock, which is the most appropriate approach that Priya। देखो सिंपल सी बात है, मतलब प्रिया एक टीचर है, उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि भाई कुछ जो इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्कशन हुआ है, और बच्चों से पूछा है कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस फेस की है, ठीक है। तो बच्चों ने अलग अलग चीजें बताई, किसी ने बताया कि भैया आग लग गई थी, बिजली के झटके हुए थे, एक्सीडेंट हुआ था। तो इस टाइप से जो है बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और फिर उन्होंने पूछे कि मतलब उन्होंने प्रश्न पूछे कि उन्होंने, प्रिया मैडम ने, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बताए हैं, जैसे सुरक्षा विज्ञापन, तो ये चीजें करके आप बच सकते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्शन दिए, दिशा निर्देश दिए, ठीक है। तो प्रिया द्वारा अपनाया गया, यानी कि प्रिया ने क्या, कौन सी अप्रोच फॉलो की है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, ह्यूमनास्टिक अप्रोच या कॉग्निटिव अप्रोच। देखो एक चीज समझो, यहां पर प्रिया ने क्या किया है, इंक्वायरी अप्रोच को फॉलो किया है, यानी कि उसने क्या किया है, पहले इंक्वायरी, यानी कि पहले बच्चों से पूछने की कोशिश की, उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश की कि जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो या जिसके बारे में आप बताने वाले हो, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज उसके बारे में कितनी है, ठीक है। तो एक तरीके से इंक्वायरी की क्वेश्चन पूछे, उनकी समझ को जाना, और जितना उन्होंने देखा मैडम ने कि कैसे बच्चों को आगे पढ़ाया जा सकता है, कौन सा अप्रोच के थ्रू, अन्वेषण या इंक्वायरी अप्रोच के थ्रू। ह्यूमनास्टिक नहीं आएगा, कॉग्निटिव दिमाग लगाने वाली बात इसमें थी नहीं, ठीक है, और मानववादी भी नहीं था, तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है, जब आप इस तरीके से रियल क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि रियल इन द सेंस जब आप पेपर करने जाते हैं और एट द टाइम ऑफ एग्जाम योर माइंड इज बीइंग अपसेट, ऐसे क्वेश्चन को देख के, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं और वहाँ पे अपसेट हो जाता है माइंड, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिवेट रखना है, बैलेंस रखना है, और ऐसे क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स बिकॉज, देखो समुदाय जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स है, क्यों? वैसे तो देखो आप जानते हो, कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, उतना हम देखो बुकिश लैंग्वेज से तो सीखते हैं, लेकिन हम जितना रियल लाइफ में सीखते हैं वो समझ शायद ही हमें बुक सिखा पाए। तो इसी तरीके से पहला आपको बताना है, एल्डरली पीपल आर वाइज एंड हैव टाइम, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है, पहला। दूसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। वन कैन एक्सेप्ट ऑल नॉलेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। इट इज इनएक्सपेंसिव, सस्ता है और सुलभ है। तो एक बात तो सुन लो
जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, ये जरूरी नहीं है ना। बहुत लोग बुद्धिमान नहीं होते, एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है, बट जरूरी नहीं कि हर कोई इंटेलिजेंट हो, ये तो वैसे ही काट दो। दूसरा, इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। ये ना सेट बैठ रहा है, ठीक है, ये सेट बैठ रहा है, क्यों? बिकॉज इट, इसमें रियल सेटिंग की बात हो रही है, रियल वर्ल्ड की बात हो रही है। जितना कम्युनिटी हमें असली दुनिया से हमें रूबरू कराती है, उतना शायद कोई किताबी चीज हमें करवा पाए। तो ऑप्शन नंबर 2 अभी सही बैठ रहा है, इतना पढ़ लेते हैं हम। थर्ड, वन कैन एक्सेप्ट ऑल नॉलेज। देखो, कोई भी समाज की आप नॉलेज को या उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करो, उनके रीति रिवाज या जो भी समाज में चल रहा है उसको बिना क्रिटिसिज्म के एक्सेप्ट करो, ऐसा ना कभी हुआ है और ना होगा, ठीक है। पहले होता था कि बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली जाती थी, जो चल रहा है चलने दो सोसाइटी में, है ना। लेकिन अब नहीं है, अब हर ऐसे चीजों की आलोचना होती है, क्रिटिसिज्म होता है जो कि सही नहीं है, जिसमें कि दूसरों की खुशी शामिल नहीं है, या फिर जहां पर समाज चैन से ना रह पाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज एन इनएक्सपेंस, सस्ता है, सुलभ है, इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है इसमें आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड स्कूल एंड एनरिचिंग इट एम्प्लॉइज। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। यानी कि जो ईवीएस टीचिंग लर्निंग होती है, क्लास में जो हुआ और स्कूल के बाहर जो होगा, वो उन दोनों को कनेक्ट करना क्या कहलाता है? लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू एंड कंसर्न, होल स्कूल अप्रोच, गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ये तो सेट ही नहीं है। होल स्कूल अप्रोच या फिर लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज एंड वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को। देखो, इसमें क्या हो जाएगा, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज तो नहीं समझ पाएगा इतना बच्चा, जब तक बच्चे को थोड़े से ईवीएस अच्छे लेवल पर नहीं आती। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कि होल स्कूल अप्रोच, ठीक है, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर जितनी भी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, उसको बाहर कैसे जोड़ा जा रहा है रियल वर्ल्ड से। तो इसलिए होल स्कूल अप्रोच में यह काउंट हो जाएगा, यानी पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 2। To class 3 students, Rama taught that a father, mother and their children constitute nuclear family. And if grandparents and other relatives stay along, then it is an extended family. देखो, एक क्लास 3 के बच्चों को एक टीचर है, उन्होंने सिखाया कि जो मदर फादर उनके बच्चे हैं वो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, और यदि ग्रैंड पेरेंट्स आ जाए या फिर अन्य रिलेटिव आ जाए तो ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखो, रमा इनसेंसिटिव है, रमा क्या है, इनसेंसिटिव है, असंवेदनशील है, या फिर दूसरा पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। तीसरा है द कंसेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट लाइक दिस, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। यह चौथा है, परिवार की परिभाषा गलत है। आप एक चीज समझो, यहाँ पर सिंपल सी बात बताई गई है। देखो, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब ये तो एक कंसेप्ट है, सीधा सा फैक्ट है। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? मदर फादर और बच्चे होते हैं ना, मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं। और जो एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं उसमें दादा दादी ताई चाचा सब आ सकते हैं। तो ये तो एक फैक्ट बता रही है टीचर, है ना, कोई वो थोड़ी कर रही है कि नहीं न्यूक्लियर फैमिली अच्छी है या अच्छी नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट बताया। तो इसमें जो फर्स्ट बैठ रहा है इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव कहाँ से हुई भाई? ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। समावेशी नहीं है, ये भी गलत है। द कंसेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट लाइक दिस, तो भाई फैमिली के कंसेप्ट को ही तो बता रही है वो, परिवार की अवधारणा को इसी तरह से वो बता रही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने सिंपल टीचर ने क्या किया बताया, न्यूक्लियर फैमिली ये होती है, ज्वाइंट फैमिली ये होती है। तो इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फोर्थ है परिवार की परिभाषा गलत है, तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, Which of the following is our activities in EVS classroom, यानी कि इनमें से EVS classroom की एक्टिविटी या एक्टिविटीज कौन सी है? पिक्चर रीडिंग बिल्कुल, ठीक है। क्लासरूम के अंदर आप फील्ड विजिट थोड़ी कर सकते हो, है ना। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, देखो फील्ड विजिट नहीं होगा तो यहाँ पे ये नेगेटिव बैठ रहा है, ठीक है। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड भी इतना नहीं होगा, तो पिक्चर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है कि ईवीएस क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटी हो सकती है, तो फील्ड विजिट का मतलब तो होता है कि जब आप किसी चीज के विजिटिंग के लिए जाए बाहर, है ना, आप ईवीएस के पर्पज से मतलब बच्चों को समझाने के वे में जाए
या और कुछ उनको सिखाने के वे में जाए, तो ये क्लासरूम के बाहर जाने वाली बात हो गई। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। पर्यावरण अध्ययन बच्चों की होलिस्टिक लर्निंग का कारण बन सकता है। इंटीग्रेटिव होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, थीमेटिक बिल्कुल सही है ना, इंटीग्रेटेड समावेशी विषय का सभी होना चाहिए, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तभी एक बच्चा जो है पूरा विकास उसका हो सकता है। नेक्स्ट, द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैव अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। अच्छा, ईवीएस की एक टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है स्नेक चार्मर का, सपेरे का। इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज। ठीक है, तो मतलब वो जो सपेरे वाला स्नेक चार्मर का चैप्टर है वो है क्यों, आपको बताना है। बेसिकली ईवीएस में ऐसा दिया क्यों है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए। फॉर स्नेक चार्मर्स एज चिल्ड्रन डू नॉट सी देम ऑफन दीज डेज। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। सेकेंड देख लेते हैं, चलो। दैट स्नेक चार्मर्स में नॉट हार्म स्नेक्स एंड दे नीड टू बी प्रोवाइडेड विद ऑल्टरनेटिव बिफोर डिप्राइविंग देम ऑफ देयर लाइवलीहुड्स। हम उसने पूछा है और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने के लिए पहले आवश्यकता है। दैट एनिमल कीपिंग इज गुड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, या फिर एक अवैध कार्य है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत कर दो, फोर्थ तो नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि बच्चे को ईवीएस में स्नेक चार्मर चैप्टर देने का क्या मीन है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये वाली तो बात अलग है कि भैया आजकल के टाइम में सपेरे नहीं है तो बस बच्चों को दिखाने के लिए टेक्स्ट बुक में है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन में से एक आपको एलिमिनेट करना है। देखो, स्नेक चार्मर्स क्या है, सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी जो एक लाइवलीहुड होता है उसे वंचित करने से पहले विकल्प को प्रदान करने की आवश्यकता है। देखो, स्नेक चार्मर्स का काम क्या होता है ना, कि वो मतलब वही है कि उनकी रियरिंग करते हैं, उनको पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, उनकी भाषा वो समझते हैं। तो इस चीज चैप्टर से ये समझ मिलती है कि किस तरीके से सपेरे स्नेक चार्मर्स अपने लाइवलीहुड को, अपनी आजीविका को चला सकते हैं और किस तरीके से पूरा जो उनका प्रोसेस रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, तो ये हो जाएगा हिंदी में भी ऑप्शन 2। तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। विच इज मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ठीक है, इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। इट इज फॉर चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्कूल, एम्प्टी स्टमक। इट वेस्ट लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग। इट हैज नथिंग टू डू विद। देखो, पहली बात मैंने आपको क्या बताया था जब हम मिड डे मील वाली स्कीम पढ़ रहे थे ईवीएस में, मिड डे मील वाली जब हम ईवीएस चैप्टर में मैम ने पढ़ा था, इसमें हम एक चीज पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने इस मिड डे मील को लाने का एक ही मोटिव था कि जो बच्चे न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट चाहती थी कि न्यूट्रिशन के बहाने स्कूल आए, ठीक है, लेकिन एक और पर्पस था कि एटलीस्ट जो बच्चे न्यूट्रिशन नहीं ले पाते और जिसकी वजह से उनकी आगे की पढ़ाई रुक जाती है, तो एटलीस्ट मिड डे मील से क्या होगा कि वो स्कूल आएंगे, उनके पेरेंट्स भेजेंगे कि भाई एटलीस्ट खाना ही सही से खा ले, है ना, स्कूल में जाके। तो जब स्कूल में सही न्यूट्रिशन लेंगे, खाना खाएंगे, तो पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। तो यही गवर्नमेंट का पर्पस था। तो ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कट है, सही है बिल्कुल। इट इज फॉर चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक, जो खाली पेट आते थे उनके लिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो थर्ड तो नेगेटिव है, फोर्थ भी नेगेटिव है, फर्स्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एम्प्लाइज। ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने आरटी में भी पढ़ा है, ठीक है, हमने एनईपी वाले में भी पढ़ा है। लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ के बिना सीखना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट ने ये लाइन ऐड क्यों की है हमारे एनईपी में, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो नंबर 1 ऑप्शन कहता है लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, लोड ऑफ इनकम्प्रेंशन नीड टू बी रिड्यूस, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। द ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस टू हाफ, स्कूल बैग का कम वजन। देखो, लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या है कि स्कूल बैग का क्या हो, वजन कम हो, ठीक है। यानी कि लर्निंग विदाउट, बोझ के बिना सीखने का मतलब यह है कि जो टेक्स्ट बुक हो, ईवीएस की बात नहीं हो रही है, जो जितनी भी टेक्स्ट बुक है बच्चे की, है ना, चाहे वो मैथ्स है, इंग्लिश, हिंदी, वॉट, उसका जो है नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो और उतने हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो आगे उसके रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, जिसमें बच्चा आगे प्रैक्टिकल हो सके, सीख सके। यानी कि किताबें बहुत मोटी ना हो, बैग ज्यादा भारी ना हो। इसलिए एनईपी ने ये जो है एक वर्ड लेके आई थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बोझ के बिना सीखना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं, व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम।
यानी कि ईवीएस क्लासरूम में लर्निंग देने का क्या मतलब है, यानी कि समूह में सीखने का क्या मतलब है, ईवीएस क्लासरूम में समूह में सीखने का क्या मोटिव है। टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मेंस एंड लो अचीविंग स्टूडेंट्स एंड टू रेमेडियल टीचिंग, to inculcate values of cooperation and working together to enable each child participate, to manage student easily and reduce workload, boys and girls can learn separately। देखो लड़के और लड़की अलग सीखे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला भी गलत है कि आप हाई परफॉर्मेंस और लो परफॉर्मेंस मतलब ऐसे छाट रहे हो, है ना, ये छटनी भी गलत है, तो ये भी गलत है। सेकेंड और थर्ड हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, तो सबसे अप्रोप्रिएट है सेकेंड वाला, ठीक है, कि कॉपरेशन आता है, ग्रुप में करने से क्या होगा, कॉपरेशन आएगा, यानी काम को करने की समझ बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे और सीखने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला। ठीक है, तो ऐसे ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो बाला की फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। कहने का मतलब क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग होती है वो स्कूल की, वो एज अ लर्निंग एड, लर्निंग का मतलब सीखना, यानी कि बच्चों की जो बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग में उस तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहाँ का कि उस बिल्डिंग को देखकर बच्चा को सीखे, उस बिल्डिंग में ऐसे ऐसे जो है चीजें लगाई जाए जो कुछ ना कुछ जिस चीज का जिस ऑब्जेक्टिव जो उसका ऑब्जेक्टिव हो, कुछ सिखाने का हो। स्कूल की बिल्डिंग क्या हो, सिखाने के मोटिव से, सिखाने के पर्पज से बनाई जाए। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। फुल फॉर्म ये कई बार आती है और ये आई हुई है, देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर है आपके सामने, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डू ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन। ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है, तो ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मतलब होता है आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट। देखो कुछ चीजें होती है जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत सारी चीजें हैं, पीछे साइंस भी कह सकते हो आप, लेकिन कुछ ऐसे फिर भी आइडियाज होते हैं, कुछ विचार होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। यानी देखो शुरू से ना स्कूल्स में, देखो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन थी यानी समावेशी शिक्षा, ये शुरू से तो थी नहीं। पहले क्या होता था भाई, आपको पता ही है, जब वैदिक पीरियड था, वैदिक एज के टाइम पे अगर मैं बात करूं रामायण टाइम पीरियड की, तो तभी से अगर हम देखें तो उस टाइम पे जो हाई सोसाइटी के बच्चे थे, जो ब्राह्मण कुल को बिलोंग करते थे, उनके बच्चे पढ़ाए जाते थे, उन्हीं बच्चों को सिखाया जाता था। जैसे आप खुद देख लीजिए, राम की जो फैमिली थी, राम भगवान की, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे जो लोअर कास्ट थी थोड़ी सी, उनको नहीं कुछ भी मतलब उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। तो ये चीज़ तब से थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हर कास्ट को एजुकेशन का राइट मिला, पढ़ने गए, है ना। और एक ऐसा भी हुआ कि पहले ना चलो ठीक है, कास्ट वाली बात भी हट गई, ठीक है, सारे कास्ट के बच्चे पढ़ने लगे। लेकिन क्या होने लगा, जो पैरालाइज बच्चे थे या जिनको देखने में, सुनने में, किसी भी फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम होती थी, उनको नहीं बिठाया जाता था क्लास में। तो ये जो एक पीछे से क्रोनोलॉजी चली आ रही है ना, तो इससे हटके जब सोचा गया, इससे हटके सोचने का मतलब कि क्यों ना उन बच्चों को भी सपोर्ट किया जाए या उन बच्चों को भी साथ में पढ़ाया जाए, उनके लिए बिल्डिंग में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। तो ये सोच जो थी वो थी ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, यानी वैकल्पिक ढांचा तैयार किया गया। तो यही है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो विचार होते हैं, जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से अलग होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो समाज में चल रही है उससे थोड़ा सा अलग जो चीजें होती है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर 1। विमेन आर वीकर देन मैन, ठीक है, विमेन वीक होती है मैन से, तो ये किस तरीके का फैक्ट है, ठीक है, और ऑल्दो ये गलत है, लेकिन ये किस तरीके की जो है नाम इसको दिया जाता है। साइंटिफिक फैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िबद्ध, जैसे कि सोसाइटी के कुछ पुराने लोग या कुछ नए लोग भी जो इस चीज को मानते आए हैं, तो उनकी जो सोच होती है वो कैसी होती है, स्टीरियोटाइप होती है, रूढ़िबद्ध होती है, बेकार सोच होती है, जो तुलना करती है कि ये इससे ज्यादा स्ट्रांग है या इससे ज्यादा वीक है, ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती। तो ये सब सोच कैसी होती है, स्टीरियोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू बिहार। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पर, ठीक है, बिहार है ये, और नेक्स्ट क्या पूछा है, गोवा, ठीक है, गोवा है नीचे, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि जम्मू एंड कश्मीर और गोवा, बिहार, यानी कि बिहार से जम्मू कश्मीर और गोवा की डायरेक्शन क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये है हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो
नॉर्थ वेस्ट, यानी कि बिहार से जम्मू की डायरेक्शन क्या जा रही है, नॉर्थ वेस्ट, और गोवा की डायरेक्शन क्या जा रही है, साउथ वेस्ट। ठीक है, यानी कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे करके आप जो है डायरेक्शन बना लिया करो, मतलब ऐसा डायग्राम बना के देख लिया करो, फिर आपको आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ऑप्शन में ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोएस्ट, किस प्रक्रिया के अंदर जो है ये इवेपोरेशन स्लो होगा। सरफेस एरिया, देखो ये तो सिंपल है, ये आप रट लो बिल्कुल। सरफेस एरिया जब कम हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, सरफेस जो सतह होती है उसका एरिया डिक्रीज हो जाता है, और जो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तब इवेपोरेशन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, लो हो जाती है। ठीक है, इवेपोरेशन आपने क्या पढ़ा था, जब पानी को हीट मिलती है और पानी इवेपोरेट होता है, यानी कि एयर में भाप के रूप में जाता है, तो उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जब हम प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मैपिंग स्किल। इसे हम क्या बोलते हैं, मैपिंग स्किल, यानी कि ज्योग्राफी में ये स्किल यूज की जाती है और बहुत ही अच्छे लेवल पर, क्योंकि मैपिंग स्किल के थ्रू ही पूरी ज्योग्राफी सिखाई जाती है, मतलब मेजोरिटी में जो पार्ट है ज्योग्राफी का वो मैप के थ्रू करवाया जाता है। आई बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ रिकमेंडेड एनवायरमेंटल स्टडीज टू बी टॉट। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया था कि एनवायरमेंटल स्टडीज को प्राइमरी लेवल पे रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। विच रीजन हैज द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे, देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको बताया था, जब शिफ्ट कर लेते हैं ना, जब एक जगह पे कल्टीवेशन होने के बाद फार्मर्स वहां से शिफ्ट करके दूसरे एरिया में आ जाते हैं, तो ये होता है अक्सर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, माउंटेन्स में होता है ये। तो माउंटेन्स कहाँ पड़ेंगे आपके, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम। रिवर डैम से रिवर जो डैम बनी होती है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इससे कौन सा स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा है। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर और एयर, हाइड्रो पावर फैसिलिटी कैन लार्ज इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, डैम्स डिस्प्लेस इंडियन पीपल फ्रॉम देयर रिवर लाइफलाइंस, डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, पानी को हवा प्रदूषित नहीं करता, हाइड्रो जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरण प्रभावित हो सकते हैं, बांध स्वदेशी लोग, यदि बांध से उत्पन्न जल कौन से खत्म सत्य नहीं है। ठीक है, बांध स्वदेशी लोग है, जीवन रेखाओं से बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, टिकाऊ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डज नॉट पॉल्यूट वाटर एंड एयर। इसको ठीक है, तो इसमें जो है नहीं की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन है ये पानी हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह करता है। ठीक है, जो हाइड्रो पावर जो निकलती है डैम में से, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो पॉल्यूट करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसपे पढ़ लेना अच्छे से सही रहता है, वरना वो नहीं और हाँ के चक्कर में ना वो क्वेश्चन खराब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है भैया, इसमें से ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी आपकी कौन सी, मीथेन। ठीक है, वैसे ग्रीन हाउस में ये सारा ही आता है वैसे, वाटर वेपर वगैरह, पर मीथेन जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, वायर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। ठंडे रेगिस्तान कहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, हिमालय के पीछे। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो, ताजमहल येलो हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो क्या होता है, ताजमहल हो या कोई भी मॉन्यूमेंट हो, कोई भी इमारत हो, उसके ऊपर ना एक पेंट चढ़ा हुआ होता है। जब पेंट चढ़ा हुआ होता है तो पेंट की क्या होता है, बारिश जो होती है ना, एसिडिक रेन में सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, क्योंकि भाई बारिश एसिडिक ही होती है, आपको पता होगा, बारिश का पानी बैटरीज वगैरह में भरा जाता है इसीलिए, क्योंकि बारिश में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड होने की वजह से जो ताजमहल की इमारत है उसका कलर होने लगा है क्या, येलो। ऑल्दो बार बार उसको पेंट तो किया ही जाता है, बट बारिश है, देखो बारिश हर साल होगी तो दिक्कत तो आएगी ही, बारिश को आप रोक सकते नहीं हो। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। 90 तक हमने टोटल ओवरऑल 30 क्वेश्चन किए, 60 से लेकर 90 तक। तो
अब कुछ 1-2 क्लासेस ईवीएस की बची है, उसके बाद हमारे पूरी ईवीएस कंप्लीट है। खुश हो जाइए और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने, अगर आप नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल पे जाके सारी वीडियोस देख लेना, ताकि ये जो आज पेपर हुआ है ये लगा सको ढंग से आप। और अगर आप पुराने हैं, मतलब आपने सारे वीडियोस मेरे देख लिए हैं, तो और भी अच्छी बात है ना, बधाई हो आपको कि ईवीएस हमारी कंप्लीट होने वाली है और कम से कम एक सेक्शन हमने अच्छे से कर लिया है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगाते रहे। कोई और आपको समस्या है आप पूछिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लास्ट क्लास होगी 1 या 2 क्लासेस की। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।